ओके, तो याद करना कितना इजी है। एसिडिक डाई से स्टेन हो रहा है, दोनों से स्टेन हो रहा है, और ये बेसिक डाई से स्टेन हो रहा है। अब कितने कितने परसेंट में है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू AR Squared यूट्यूब चैनल। आई एम अंजलि। बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं। कैसे हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो आज हम RBC, WBC, प्लेटलेट्स, इन सब के बारे में बात करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि बेसिक है और आपको आना ही चाहिए, और क्वेश्चन भी बहुत आते हैं इससे नीट एग्ज़ाम में। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। हमारी बॉडी जो है वो सेल से बनी हुई है, राइट। और सेल को सरवाइव करने के लिए ATP बनाने की ज़रूरत होती है। अब ATP बनाने के लिए हमारे जो सेल हैं उनको ग्लूकोज की ज़रूरत है, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, राइट। और जब ATP बनता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट भी निकलता है। सिमिलरली कुछ सेल्स हैं जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, कुछ और भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट, जैसे कि यूरिया हो गया। तो ये जो ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का काम हमारे ब्लड का होता है। ये पूरे बॉडी में इन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, अब ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं वो एक बार ही देख लेते हैं। ब्लड में दो चीज़ें हैं मेनली, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो आप इस डायग्राम में जैसा देख पा रहे हो कि ये जो येलोइश कलर का फ्लूइड दिख रहा है आपको, ये येलोइश फ्लूइड को हम कहते हैं प्लाज्मा। इसको हम स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड भी कहते हैं। और जो बाकी के आपको यहाँ पे सेल्स दिख रहे हैं, इन सेल्स को हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स में रखते हैं। ठीक है, यानी कि RBC हो गया, WBC हो गया, प्लेटलेट्स हो गए। प्लेटलेट सेल नहीं है बट फिर भी हम उसको फॉर्म्ड एलिमेंट में रखेंगे। ओके, प्लाज्मा 55% है और 45% पार्ट ब्लड का फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है। ठीक है, तो पहले प्लाज्मा के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स स्टार्ट करेंगे। तो प्लाज्मा का जो कंस्टिट्यूएंट है, मतलब कि वो जिन जिन चीज़ों से बना होता है, वो होता है वाटर, प्रोटीन, आयंस, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट। अब 90 से 92% पार्ट पूरे प्लाज्मा का वाटर होता है, और बाकी चीज़ें बाकी का जो परसेंटेज है वो होगा। तो जो प्रोटीन है, प्रोटीन 6 से 8% होता है। इसमें मेनली 3 प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन। इन तीनों प्रोटीन का फंक्शन हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। आयंस में क्या आ जाएगा? आयंस में आएगा सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, राइट। न्यूट्रिएंट में आ जाएगा हमारा ग्लूकोज, लैक्टिक एसिड, ओके। और वेस्ट में आ जाएगा यूरिया या फिर यूरिक एसिड, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब जो ये प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन, इनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। पहला है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन बनाता कौन है? हमारा लिवर बनाता है, और इसका काम होता है ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करना। यानी कि जैसे जो ब्लड कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी में जो वॉल्यूम है उसको ये मेंटेन करता है, और ब्लड वॉल्यूम मेंटेन होगा तो ब्लड प्रेशर भी मेंटेन होगा, राइट। उसके बाद है हमारा ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन भी 3 तरीके का होता है, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, जिसमें से अल्फ़ा और बीटा ग्लोबुलिन के बारे में हमें बात नहीं करनी है। ओके, गामा ग्लोबुलिन जो है वो हमारा एक टाइप ऑफ WBC होता है, जिसको कहते हैं प्लाज्मा सेल, वो बनाते हैं। और गामा ग्लोबुलिन को ही हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। तो इसका काम क्या होगा? डिफेंस सिस्टम में इसका रोल है। फाइब्रिनोजन जो है वो हमारा लिवर बनाता है, और इसका फंक्शन होता है क्लॉटिंग करना। देन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप ब्लड प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल देते हो तो उसको हम सीरम कहते हैं। ठीक है, अब प्लाज्मा से रिलेटेड जितनी भी बातें थी वो हमने कर ली है। अब आ जाओ फॉर्म्ड एलिमेंट में। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में RBC है पहले, उसके बाद WBC है, देन प्लेटलेट्स हैं, राइट। RBC का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल, इसको हम एराइथ्रोसाइट भी कहते हैं। एराइथ्रो टर्म का मतलब होता है रेड, ओके। तो ये रेड कलर के इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन, ओके। और ये हीमोग्लोबिन की वजह से ये कलर्ड होते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, बाई कॉनकेव, यानी कि दोनों तरफ से कॉनकेव होगा, ओके। और इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होती है।
न्यूक्लियस एब्सेंट होने के पीछे रीज़न जान लेते हैं एक बारी। देखो होता क्या है कि जो हीमोग्लोबिन है ना हमारे आरबीसी में, उसका काम होता है ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को, दोनों को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से कंबाइन करता है तो उसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करता है हीमोग्लोबिन से तो उसको कहते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, राइट। अब ऑक्सीजन अगर हमारा आरबीसी लेके जा रहा है पूरे बॉडी के सेल्स के लिए तो उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो इसीलिए आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है ताकि हमारे आरबीसी में ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए रूम मिल पाए या फिर स्पेस मिल पाए। ओके, अगर आप 100 ml ऑफ ब्लड लेते हो तो उसमें 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, और अगर 1 मिलीमीटर क्यूब का ब्लड वॉल्यूम लेते हो तो उसमें 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी प्रेजेंट होते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूक्लियस तो एब्सेंट होता ही है, उसके साथ में हमारे आरबीसी में और भी ऑर्गेनेली एब्सेंट होती हैं। तो मतलब ये भी हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होगा, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होने की वजह से जो हमारा आरबीसी है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, राइट। यानी कि हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन लेके जा रहा है उस ऑक्सीजन को हमारा आरबीसी अपने रेस्पिरेशन के लिए यूटिलाइज नहीं करेगा, क्योंकि वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है, ना कि एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एराइथ्रोपोइसिस टर्म का मतलब है ब्लड आरबीसी का फॉर्मेशन, ब्लड का नहीं, आरबीसी के फॉर्मेशन को एराइथ्रोपोइसिस कहते हैं। पोइसिस टर्म का मतलब होता है फॉर्मेशन। अब हीमोपोइसिस देख लो, हीमोपोइसिस और एराइथ्रोपोइसिस में डिफरेंस ये है कि अगर आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको एराइथ्रोपोइसिस कहेंगे, और अगर पूरे ब्लड का फॉर्मेशन है तो उसको हीमोपोइसिस कहते हैं। हीम टर्म का मतलब यहाँ पे ब्लड ही है। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में सबसे पहले हीमोपोइसिस यॉर्क सैक में होती है, देन लिवर में होती है, एंड फाइनली स्प्लीन में होती है। और जब बर्थ हो जाता है तो रेड बोन मैरो में होती है। अब रेड बोन मैरो में हीमोपोइसिस कैसे होती है वो चीज़ हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, यह हमारे लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर है। लॉन्ग बोन मतलब बहुत सारे शेप के बोन होते हैं हमारे बॉडी में, उनमें से एक लॉन्ग बोन होती है, जैसे कि जो हमारे लिम्ब के बोन्स हैं वो लॉन्ग बोन है। ओके, और इन लॉन्ग बोन में जो आप यहाँ पे ये वाला एरिया देख रहे हो इसको हम कहते हैं एपिफाइसिस। ओके, और यहाँ पे जो बोन होती है वो स्पॉन्जी बोन होती है, यानी कि ये स्पंज की तरह दिखती है, या फिर मैं ये कहूँ कि ये हनी कॉम्ब की तरह दिखती है। ठीक है, और इस बोन में जो जैसे मान लो हनी कॉम्ब की तरह अगर दिख रहा है तो उसमें कैविटी होगी, उस कैविटी में रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसी रेड बोन मैरो से बनता है हमारा सारे का सारा ब्लड सेल, यानी कि आरबीसी भी यहीं बनेगा, डब्ल्यूबीसी भी यहीं बनेगा, और प्लेटलेट्स भी यहीं बनेंगे। अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे ना एक कैविटी जैसे होती है। अगर आपको बोन का स्ट्रक्चर ठीक से पता नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, इससे रिलेटेड एक वीडियो है वहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे ये जो कैविटी है, इस कैविटी में भी एक बोन मैरो होता है जिसको कहते हैं येलो बोन मैरो। तो मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसमें क्या होता है, इमरजेंसी केस है ना वो, तो उसमें येलो बोन मैरो रेड बोन मैरो में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि येलो बोन मैरो कोई ब्लड सेल बना रहा है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। रेड बोन मैरो बनाएगा ब्लड सेल, ना कि येलो बोन मैरो। अब आगे बढ़ते हैं कि रेड बोन मैरो कैसे बनाता है। रेड बोन मैरो में कुछ सेल्स होती हैं जिनको हम कहते हैं स्टेम सेल। स्टेम सेल प्लूरिपोटेंट सेल होती हैं। प्लूरिपोटेंट का मतलब ये हुआ कि इनके पास एबिलिटी होती है हमारे बॉडी में कोई भी सेल को बनाने के लिए। ठीक है, तो अब कैसे बना रहे हैं, मान लो ये आरबीसी है तो मतलब आरबीसी कैसे बना रहे हैं वो एक बार देख लेते हैं। ये स्टेम सेल है, ठीक है, स्टेम सेल डिवाइड हुआ, अब डिवाइड होगा तो वो एक इमेच्योर आरबीसी बना लेगा। ठीक है, इमेच्योर आरबीसी कहो या फिर प्रिकर्सर ऑफ मैच्योर आरबीसी कहो, एक ही बात है। इस इमेच्योर आरबीसी को हम कहते हैं एराइथ्रोब्लास्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये जो एराइथ्रोब्लास्ट है या फिर जो इमेच्योर आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, अब होता क्या है कि इमेच्योर आरबीसी को मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट होने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक है एराइथ्रोपोएटिन, दूसरा विटामिन B12 एंड तीसरा विटामिन B9।
ठीक है। विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन। देन हमारे विटामिन B9 का दूसरा नाम क्या है? फॉलिक एसिड। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि अगर विटामिन B12 नहीं होगा या फिर विटामिन B9 नहीं होगा तो मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, राइट। तो बहुत बड़ा रोल है हमारे आरबीसी के मैच्योरिटी में विटामिन B12 एंड विटामिन B9 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इन दोनों में से कोई भी विटामिन हमारे बॉडी में कम हो तो हमारा आरबीसी मैच्योर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में अनीमिया हो जाएगा, राइट। विटामिन B12 की कमी से कौन सा अनीमिया होता है? पर्नीशियस अनीमिया। विटामिन B9 की कमी से कौन सा अनीमिया होता है? मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं WBC पे। WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल, उसको हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। बायोलॉजी में यूजुअली जो चीज़ कलरलेस होती है उसको हम वाइट कह देते हैं, ठीक है। तो ये वाइट ब्लड सेल कलरलेस होती है, अमीबॉइड होती है और इनके पास न्यूक्लियस होता है। 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में 6000 से 8000 आपको WBC मिलेगा। अब इसके दो टाइप्स हैं, ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट। अब ये जो टाइप्स हमने बनाए हैं, ये टाइप कैसे बनाए? देखो, होता क्या है कि माइक्रोस्कोप में जब आप WBC को देखोगे तो वो इजीली दिखेगा नहीं, क्योंकि ये कलरलेस होता है, राइट। तो इसीलिए हम डाई का यूज़ करते हैं और उसको स्टेन कर लेते हैं। डाई यानी कि मान लो कोई कलर यूज़ करते हैं और उसको स्टेन कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम इजीली उन सेल को देख पाएँ। और उसी बेसिस पे, मतलब कि कौन सा सेल कौन से डाई से स्टेन हो रहा है, उस बेसिस पे हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन की हुई है, ठीक है। तो दो टाइप्स है, ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट जैसे कि नाम आपको सजेस्ट कर रहा है कि इनमें ग्रेनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा इनकी सेल में, और जो ए ग्रेनुलोसाइट है उसमें कोई भी ग्रेनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगा, ओके। ग्रेनुलोसाइट भी 3 तरीके का है, यूसिनोफिल, न्यूट्रोफिल एंड बेसोफिल। यूसिनोफिल को एसिडोफिल भी कहते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता चल रहा है, एसिडोफिल यानी कि ये एसिडिक डाई से स्टेन होगा। न्यूट्रोफिल एसिडिक डाई से भी स्टेन हो जाएगा और वो बेसिक डाई से भी स्टेन हो जाएगा, ठीक है। और जो बेसोफिल है वो बेसिक डाई के हेल्प से स्टेन होगा, ओके। तो याद करना कितना इजी है, एसिडिक डाई से स्टेन हो रहा है, दोनों से स्टेन हो रहा है, और ये बेसिक डाई से स्टेन हो रहा है। अब कितने % में है? सबसे ज़्यादा तो न्यूट्रोफिल प्रेजेंट होता है 60 से 65%, और सबसे कम होता है हमारा 0.5 से 1%, यानी कि बेसोफिल, ओके। और यूसिनोफिल 2 से 3% होता है। अब इनका न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद हम इनका फंक्शन देखेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, यूसिनोफिल का जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है वो कुछ हेडफोन की तरह दिख रहा है, राइट। तो ये बाइलोब्ड होता है इसका न्यूक्लियस। उसके बाद हमारा जो न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल के जो न्यूक्लियस है ना, उसमें 3 से 5 लोब हो सकती हैं, और इनका जो लोब का जो वो है ना काउंटिंग है, या फिर ये कह लो कि न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता रहता है न्यूट्रोफिल के लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए हम न्यूट्रोफिल को PMNL भी कहते हैं, यानी कि पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ठीक है। और बेसोफिल के जो न्यूक्लियस का लोब है वो 2 लोब भी हो सकता है, 3 लोब भी हो सकता है, यूजुअली ट्राइलोब्ड होता है, ठीक है। अब इसके फंक्शन पे आ जाते हैं इन तीनों के, उसके बाद हम ए ग्रेनुलोसाइट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यूसिनोफिल। होता क्या है कि मान लो आपके बॉडी में कोई पैरासाइट आया, ठीक है, तो यूसिनोफिल उस पैरासाइट के चारों ओर अटैच हो जाते हैं एंड लाइजोजाइम सिक्रीट करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो पैरासाइट को किल कर पाते हैं, ठीक है। इसके साथ में मान लो कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गई आपके बॉडी में, तो ये हिस्टामीन रिलीज़ करते हैं, ओके। अब आ जाओ न्यूट्रोफिल में। तो न्यूट्रोफिल जो है हमारा वो फैगोसाइटोसिस करता है, यानी कि कोई फॉरेन बॉडी है या फिर सेल डेब्रिस है तो उसको न्यूट्रोफिल खा जाते हैं, ठीक है। फैगोसाइटोसिस मतलब खा जाना ही होता है। बेसोफिल 3 तरीके का एंजाइम कह लो सिक्रीट करते हैं, ठीक है। 3 चीज़ें सिक्रीट करते हैं, एक है हिस्टामीन, हेपारिन एंड सेरोटोनिन, ठीक है। जो हमारा हेपारिन है वो एंटी कोगुलेंट है, यानी कि ये ब्लड की कोगुलेशन नहीं होने देगा आपकी ब्लड वेसल्स में।
एंड जो हमारा हिस्टामिन और सेरोटोनिन है, हिस्टामिन जो है वो वैसोडाइलेशन करता है और जो सेरोटोनिन है वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है, ठीक है, दैट्स इट। अब आ जाते हैं ए ग्रेनुलोसाइट पे। तो ए ग्रेनुलोसाइट दो तरीके के हैं, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, राइट। मोनोसाइट 6 से 8% है और लिम्फोसाइट 20 से 25% है। जो मोनोसाइट है उसका जो आप न्यूक्लियस देख रहे हो वो कुछ ऐसा कह सकते हो कि राजमा के शेप का होता है, बीन शेप्ड होता है, हॉर्स शू शेप्ड होता है, ठीक है, किडनी शेप्ड होता है, कैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब मोनोसाइट जो है उनके पास एक कैरेक्टर होता है कि ये जब टिश्यू में जाते हैं ना, तो टिश्यू में जाके ये बहुत बड़े से सेल बना लेते हैं जिसको कहते हैं मैक्रोफेजेस, ठीक है। और ये फैगोसाइटोसिस ही करते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल फैगोसाइटोसिस करता है वैसे ही मोनोसाइट भी फैगोसाइटोसिस करते हैं, ठीक है, लेकिन ये थोड़े ज़्यादा पावरफुल होते हैं हमारे न्यूट्रोफिल से। अब जो आप मैक्रोफेज है, जैसे कि मान लो ये देखो, ये एक कैपिलरी है, कैपिलरी में यहाँ पे WBC है, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई टिश्यू है जिसमें इन्फेक्शन हुआ है, तो यहाँ पे फॉरेन बॉडी प्रेजेंट है। तो होता क्या है कि हमारे WBC के पास एक एबिलिटी होती है कि वो खुद से अमीबॉइड मूवमेंट कर सकती है, और इसी वजह से अमीबॉइड मूवमेंट करते हुए ये ब्लड कैपिलरी से बाहर निकल के जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पे चली जाती है और वहाँ पे जाके जो भी फॉरेन बॉडी है उसको खा जाती है, ठीक है। मतलब कोई भी WBC हो सकता है वो, अब उसके फंक्शन पे डिपेंड करेगा कि वो साइट ऑफ इन्फेक्शन पे जाके क्या करेगी। अगर मान लो मोनोसाइट है तो मोनोसाइट यहाँ आएगा, मैक्रोफेज बन जाएगा वो टिश्यू में आके और फैगोसाइटोसिस करने लगेगा, ठीक है। तो ये फैगोसाइटोसिस करते हैं। अब मैक्रोफेजेस दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक तो वो जो बॉडी में कहीं भी पाए जा सकते हैं, और दूसरे वो जो कि पर्टिकुलर ऑर्गन में ही मिलते हैं, जैसे कि हमारे लिवर में कफर सेल मिलती हैं, राइट। वो रेजिडेंट मैक्रोफेजेस हैं हमारे लिवर के। रेजिडेंट मैक्रोफेज का मतलब क्या हुआ कि वो सिर्फ और सिर्फ लिवर में मिलेगा। ऐसे ही हमारे लंग्स में डस्ट सेल होते हैं, वो भी रेजिडेंट मैक्रोफेजेस हैं हमारे लंग्स के, वो सिर्फ लंग्स में मिलते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट दो तरीके के होते हैं, B एंड T लिम्फोसाइट, ठीक है। लिम्फोसाइट भी 20 से 25% है, और ये B एंड T लिम्फोसाइट जो हमने नाम रखा है वो इसलिए रखा है कि जो B लिम्फोसाइट है वो बनता रेड बोन मैरो में है और वो मैच्योर भी हमारे बोन मैरो में हो जाता है, और जो T लिम्फोसाइट है वो बनता हमारे बोन मैरो में है लेकिन वो मैच्योर होता है हमारे थाइमस में जाके, ठीक है। और लिम्फोसाइट का रोल होता है हमारे इम्यून सिस्टम में, ओके। तो इतना ही है WBC से रिलेटेड। ये जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि जो हमारी WBC है, WBC कैपिलरी से निकलते हुए हमारे साइट ऑफ इन्फेक्शन में जाके काम करती है, राइट। जो ये माइग्रेशन हुआ WBC का कैपिलरी से निकल के साइट ऑफ इन्फेक्शन में जाना, इस माइग्रेशन को हम कहते हैं डायापेडेसिस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं प्लेटलेट्स पे। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। एक्चुअल में ये कोई सेल नहीं है, एक मेगाकैरोसाइट होता है, ठीक है। मेगाकैरोसाइट एक काफ़ी बड़ा सा सेल होता है, स्पेशल सेल होता है। उसके फ्रैगमेंट हो जाते हैं तो उसी फ्रैगमेंट को हम प्लेटलेट्स कहने लगते हैं, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट होती हैं और इनमें न्यूक्लियस भी नहीं होता और कुछ ऑर्गेनेली भी एब्सेंट होती हैं। 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में 1.5 से 3.5 लाख प्लेटलेट प्रेजेंट रहेगा, ओके। और इसका फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग में। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जैसे आपने सुना होगा कि अगर किसी को डेंगू हो जाता है तो उसके बॉडी में प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, राइट। उस कंडीशन को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, रिडक्शन इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। दैट्स इट अबाउट ब्लड। नेक्स्ट वीडियो में शायद से हम DNA के बारे में बात करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। सो आज के वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।